व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, बारी आ चुकी है एडमिशन के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने की। तो इस पार्ट में मैं आपको सारे के सारे एडमिशन के कॉन्सेप्ट्स क्लब करके दे रहा हूं। अच्छे से देख लो। चेंज इन पीएसआर यानी एडमिशन में कैसे रेशो कैलकुलेट होती है, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको एडमिशन में एक बार देख लेनी है। आज इस वीडियो में एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो। कल मिलेंगे सारे क्वेश्चंस के साथ और रिटायरमेंट डेथ के कॉन्सेप्ट्स के साथ। सही है, मस्त पार्टनरशिप चलनी चाहिए। अगले 2 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए जी, शुरू करते हैं बच्चों। हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो बच्चों, पार्टनरशिप में ना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज बन जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बनता है व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेंसी। सर ऐसा क्यों? देखो, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो यू नीड मोर एक्सपर्टीज, यू नीड मोर फाइनेंस, यू नीड मोर पीपल टू मैनेज इट। तो अब हमारी पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? शुरुआत तो कम से कम 2 से होती है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स। तो अगर 2 ने शुरू करा, बिजनेस ग्रो करना है तो 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे, 6 भी होंगे। तो नए पार्टनर टाइम टू टाइम एडमिट होते रहेंगे, है ना। तो अगर रेशो 2 पार्टनर्स का बराबर बराबर था, अब एक नया पार्टनर भी आएगा तो पहले अगर प्रॉफिट 100 रुपए का होता था तो इन दोनों में इक्वल इक्वल बढ़ जाता था भाई। 50 रुपए एक के, 50 रुपए दूसरे के, है ना। लेकिन अब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एक नया पार्टनर फर्म में मालिक बनने जा रहा है। पहले 2 मालिक थे, अब एक नया पार्टनर आएगा तो वो भी मालिक बनेगा, तो मालिक लोग प्रॉफिट तो बांटेंगे। तो अब ये जो 100 रुपए हैं ये बेसिकली 3 पार्टनर्स में बटेंगे, ए में, बी में और सी में। तो इनका भी हमको रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस रेशो को हम बोल देते हैं ओल्ड रेशो। अब जो नया रेशो निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? न्यू रेशो। तो ये न्यू रेशो सर कैलकुलेट कैसे होता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है ना। तो हमारा जो हेडिंग है बच्चों वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है इस चैप्टर में, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो सर जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो आप नया रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे? अब इसको समझने से पहले कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं वो और समझो। एज्यूम कर लेता हूं मैं कि हमारे पास 2 पार्टनर्स थे, ए और बी, और इक्वल पार्टनर्स थे। 1:1 का मतलब बराबर बराबर, है ना। ये सपोज प्रॉफिट है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 60 रुपए का, 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे बताओ, अगर 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो 1:1 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर बराबर बराबर। सर 30 रुपीज ए को दे दो, 30 रुपीज बी को दे दो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ए रेशो बी 1:1 थे। अब बच्चों बाहर से एक नए पार्टनर का एंट्री हुई। चिंटू चला, चिंटू चला, चिंटू बोला मैं भी पार्टनर, मैं भी पार्टनर। चिंटू ने बोला मैं भी पार्टनर हूं। अब तो ए, बी और सी 3 पार्टनर हो गए और अब इनका रेशो कितना हो गया? 1:1:1। तो मुझे बताओ, अब 60 3 लोगों में बटेगा तो ए को अब 30 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 20। बी को अब 30 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 20। और सी को कितने मिल जाएंगे? 20। ऐसा हो गया या नहीं हो गया? तो यहां से आप देख पा रहे हो कि ए का 30 से 20 हो गया, 10 इसने ले लिया ए का पार्ट। बी का भी 30 से 20 हो गया, 10 इसने ले लिया बी से। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा पुराने पार्टनर से लेता है ना भाई। पुराने पार्टनर से वो हिस्सा ले रहा है तो पुराने पार्टनर्स का शेयर तो कम होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर एंटर द फर्म, वो अपना हिस्सा हमेशा या तो दोनों से या किसी एक पार्टनर से भी ले सकता है। सपोज ऐसा होता कि ए बोलता मैं तो भाई 30 ही रखूंगा, मैं तो अपना शेयर चेंज नहीं करूंगा, तो बी से उसने 20 रुपए ले लिए, तो फिर कैसे बढ़ जाएगा? 30 इसको,
10 इसको, 20 इसको, तब हम बोलते कि सारा का सारा शेयर सी को किसने दिया, बी ने दिया। तो बस ये ध्यान रखना कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा उसको तो फायदा होगा, लेकिन पुराने वाले पार्टनर्स में से कोई ना कोई या दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या ये समझे तुम लोग कि पार्टनर कैसे सेक्रीफाइस करता है? क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपना प्रॉफिट किसी ना किसी से तो लेगा ना बच्चों, हिस्सा तो पुराने वालों का तो कम होगा ना। पहले उस चीज के 2 मालिक थे, अब 3 हो गए, और बढ़ेंगे तो तीनों का भी कम होगा, राइट? तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना पड़ता है, ठीक है। अब सर ये सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो का तो सिंपल फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये तो आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। अब ओल्ड तो हमेशा गिवन होगा, एक बार नया रेशो निकालना आ जाए, सेक्रीफाइसिंग तो बहुत आसान हो गया। तो कॉन्सेप्ट फिर से क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अब सर ये न्यू रेशो कैसे निकलेगा? इसमें बच्चों 2 केस होंगे। कितने केस होंगे? 2। सबसे पहला, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट sacrifice is not given। जब सेक्रीफाइस के बारे में बच्चों जानकारी गिवन ना हो। और दूसरा केस, when information about sacrifice is given। जब इंफॉर्मेशन बच्चों गिवन हो। तो 2 केस बनते हैं क्वेश्चंस में कि जब नया पार्टनर आया तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी ने सेक्रीफाइस करा। किसने कितना सेक्रीफाइस करा उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और उसकी इंफॉर्मेशन है। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। एज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी कैसे पार्टनर्स थे? इक्वल पार्टनर्स थे। C इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। C कितने के लिए आ गया बेटा? 1/3 के लिए आ गया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालिए। अब समझ लो बड़े ध्यान से, क्वेश्चन में क्या है कि A और B इक्वल पार्टनर्स थे, C नया पार्टनर आया, कितने के लिए आया? 1/3 के लिए, 1/3 के लिए। नया रेशो निकालो। अब बच्चों C जो आया तो उसने 1/3 किसी ना किसी से लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है बस न्यू रेशो निकालो। तो कौन सा केस बन गया? केस नंबर 1, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस इज नॉट गिवन, गिवन नहीं है। तो सर कैसे करेंगे? ध्यान रखना बच्चों, जब भी ऐसा केस हो कि जानकारी ना हो तो एक ही तरीका है इसको करने का। सर क्या तरीका है? लिखो जल्दी से सॉल्यूशन। इसका तरीका है, सबसे पहले एज्यूम करो, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। तरीका यही है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना, ठीक है बच्चों। टोटल शेयर को क्या मानो? 1। मैं मान रहा हूं कि टोटल शेयर 1 है, प्रॉफिट का जो हिस्सा है ना टोटल, इसको मैं 1 मान रहा हूं, 1, ठीक है। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर, सी ने बोला सर मेरा शेयर है 1/3। देखो सी 1/3 के लिए आया था ना। 1/3 को थोड़ा और ध्यान से समझो तो इसका क्या मतलब होता है? 3 में से 1। ऐसा होता है नहीं होता है भाई? तुम्हारे नंबर आते हैं 100 में से 50, 100 में से 70, 100 में से 80, ऐसे ही तो बोलते हो। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? 1/2। इसका मतलब 2 में से 1, ऐसा बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? ऐसे ही यहाँ पे है, 3 में से 1 का मतलब है सी ने बोला इस पूरे प्रॉफिट के 3 हिस्से कर देना। कितने हिस्से कर देना? 3, और 1 मुझे दे देना। तो बताओ क्या 3 में से 1 सी का हो गया? 1/3 का मतलब समझ में आया? 3 में से 1, ठीक है। तो बताओ रिमेनिंग कितना बचा? भाई मैंने टोटल को 1 माना, 1 में से सी को हिस्सा दे दिया, तो बाकी कितना बचा? 1 माइनस 1/3। 1 में से 1/3 माइनस कर दोगे बच्चों, एलसीएम 3 ले लोगे तो 3 माइनस 1, देखो एलसीएम ले लोगे 3, 3 माइनस 1, 2/3 बचेगा।
कितना बचेगा 2/3। और आपको यहाँ वैसे भी दिख रहा है कि 3 हिस्से किए थे, 3 में से एक सी ने लिए तो कितने बचे, 2 बचे, तो दिस इज 2/3। सही है। अब ये 2/3 जो है ये किसके लिए बचा भाई, टोटल 1 था, 1 टोटल में से हमने सी का हिस्सा दे दिया। अब ये बचा हुआ रिमेनिंग किसके लिए है, क्या ये ए एंड बी के लिए नहीं है भाई, टोटल 1 है, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट बांटेंगे, एक सी का तो बाकी बचा हुआ ए और बी का है या नहीं है। तो जो रिमेनिंग शेयर आया 2/3 ये ए और बी में बटेगा, तो फिर ए का शेयर कितना हो जाएगा, बी का शेयर कितना हो जाएगा। सर इन दोनों के लिए 2/3 है, इस 2/3 को ये अपनी अपनी रेशो में बांट लेंगे। ये कैसे पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स थे, बराबर बराबर, तो 1/2 ए का 1/2 बी का। देखो 2/3 को उन्होंने अपनी रेशो में बांट लिया, हाफ हाफ बांट लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 1/3, ये भी आ जाएगा 1/3, और सी का शेयर कितना है सर, सी का शेयर भी 1/3। तो न्यू रेशो कितना हो गया, देखो 3 में से एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो हमारा ए रेशो बी रेशो सी हो गया 1:1:1। देखो ऐसे न्यू रेशो निकलता है जब जानकारी अबाउट सैक्रिफाइस गिवन ना हो। समझे, क्लियर हुआ, वेरी सिंपल है ना। आओ जरा एक और देखते हैं। लेट सपोज ए एंड बी, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। अब क्विक करना, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। किस रेशो में बांटते हैं, 3:2 में, ठीक है। C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। बोल रहा है C आया कितने के लिए, 1/5 के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालिए। सोचो अब जरा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं देख रहा हूं कि केस कौन सा है। बच्चों केस 1 है, क्योंकि ओल्ड रेशो दिया हुआ है, सी आया, किसने उससे शेयर लिया कुछ नहीं बताया, तो हम क्या बोलते हैं, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर कितना हो गया, 1 हो गया जी, बहुत बढ़िया सर। सी का शेयर कितना है सर, सी का शेयर है 1/5। सी ने बोला 5 हिस्से करो, 5 में से एक मुझे दे दो, तो 5 में से एक सी का हो गया, तो बचे हुए 4 किसके हुए, बचे हुए 4 ए और बी के हुए। रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 4/5। अब ये 4/5 किस में बटेगा, ए में और बी में, तो ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा। ये 4/5 को वो आपस में बांटेंगे अपनी रेशो में, उनकी रेशो कितनी है 3:2, तो 3/5 और 2/5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ कटिंग तो हो नहीं रही, 4 8 12/25 8/25, और सी का शेयर कितना हो जाएगा हमारे पास, सी आया है बेटा जी 1/5 के लिए। अब बच्चों ध्यान से एक बात समझना, डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, तो जब भी हमें 3 एक साथ रेशो निकालनी है ना, तो डिनोमिनेटर तीनों का सेम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सी का भी डिनोमिनेटर 25 बनाना पड़ेगा। सोचो इसको 25 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से, तो 5/25 आ जाएगा। और ऐसा नहीं होता कि मल्टीप्लाई सिर्फ नीचे कर दो, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा, है ना। तो अब देखो रेशो क्या बना, अब ए रेशो बी रेशो सी कुछ इस तरीके से होगा कि टोटल 25 हिस्से हुए, 25 में से 12 ए के होंगे, 8 बी के होंगे और 5 सी के होंगे। ये आपका न्यू रेशो हो गया, समझ में आया। तो जब इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो बच्चों इस तरीके से होता है क्वेश्चन। अब चलते हैं केस 2 पे जिसमें इंफॉर्मेशन गिवन हो, बट क्या इस पे बेस्ड मैं एक होमवर्क दे दूं, है ना। पहले पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। ए रेशो बी है 4:3, सी इज एडमिटेड
फॉर 1/3 शेयर। सी आ गया 1/3 के लिए, आपको A रेशो B रेशो C बताना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स की। पहले तो ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं केस 2 पे। देखो अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए केस 1 के कराए, जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना। अब दूसरा केस क्या बोलता है? दूसरा केस हमारे पास ये है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज गिवन। सर सैक्रिफाइस के बारे में जानकारी गिवन है, सैक्रिफाइस के बारे में जानकारी गिवन है, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, इस केस का एग्जाम्पल नंबर 1, वैसे तो ये चौथा है, 2 मैंने करा दिया, तीसरा होमवर्क में दे दिया, 4th हो गया। A and B are equal partners। A and B कैसे पार्टनर्स हैं? इक्वल पार्टनर्स हैं। C is admitted for 1/3 शेयर। C कितने के लिए आया बच्चों? 1/3 के लिए आया, which he acquired from A and B in 2:1। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है A और B इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल पार्टनर्स मतलब बराबर बराबर पार्टनर्स हैं। C आ गया कितने के लिए? 1/3 शेयर के लिए। C कितने के लिए आया बच्चों? 1/3 शेयर के लिए आया। उसने अपना शेयर A और B से 2:1 में लिया। इस बार बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि उसने अपना हिस्सा किससे और किस रेशो में लिया, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। तो जब भी क्लियरली मेंशन्ड होता है फिर तो इजी हो गया क्वेश्चन। सर इजी कैसे हो गया? इस बार आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना। तो अगर आ जाए कैलकुलेट न्यू रेशो, तो कैसे निकालोगे? इस बार कुछ एज्यूम नहीं करना बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलोगे? आप बोलोगे A कितने के लिए था? इक्वल पार्टनर्स थे ना, तो A था 1/2, B था 1/2, ये उनका शेयर था। C कितने के लिए आया? C आया सर 1/3 के लिए। C आया 1/3 के लिए। अब देखो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि C ने अपना शेयर A और B से लिया 2:1 में। तो हमें ये पता है कि A और B ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस बाय A एंड B, A और B का कितना कितना सेक्रीफाइस है। तो देखो A का सेक्रीफाइस कितना है और B का सेक्रीफाइस कितना है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि C 1/3 के लिए आया है, वो हिस्सा दोनों से A 2:1 में लिया। तो ये आया 1/3 के लिए, ये 1/3 था ना C का शेयर, ये इसने इन दोनों से लिया। सर दोनों से किस रेशो में लिया? 2:1 में। तो 1/3 का 2/3 तो A देगा और 1/3 का 1/3 B देगा, हाँ या ना। ये रेशो, ये हिस्सा दोनों से लिया 2:1 में। इसको ऐसे समझो, सपोज मैं ये बोलता कि C आया 100 रुपए के लिए। कितने रुपए के लिए आया? 100 रुपए के लिए। और वो 100 रुपए इसने इन दोनों से 2:1 में लिए। तो आप कैसे बोलते? 100 का 2/3 A देगा और 100 का 1/3 B देगा, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते? बस यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 1/3 है। तो 1/3 का 2/3 A देगा, 1/3 का 1/3 B देगा, ठीक है। तो अब कितना कितना हो जाएगा? 2/9 1/9। देखो इतना इतना A और B से उसने ले लिया, ठीक है। तो अब जो न्यू रेशो है वो कैसे निकलेगी? भाई A के पास पहले 1/2 था, 1/2 उसका शेयर था, उसने C को कितना दे दिया? सर उसने C को अपने पास से दिया 2/9, ये 2/9 उसने C को दे दिया। तो अगर उसने C को 2/9 दे दिया तो उसके पास से 2/9 माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसने C को दे दिया। B ने कितना दिया C को? सर B ने दिया 1/9, 1/9 B ने दिया, है ना। तो 1/9 इसमें से माइनस हो जाएगा, तभी तो ये टोटल कितना बन गया? 3/9, यानी कि 1/3, तभी तो ये बना, है ना। तो इन दोनों ने जितना जितना दिया वो हमने इनमें से माइनस कर दिया। अब सर एलसीएम ले लो।
18 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जब 18 आ गया तो 9 माइनस 4, इधर 9 माइनस 2, तो यहाँ पे बचेगा 5/18, यहाँ पे आ जाएगा 7/18। अब ये 1/3 है, इसको 18 बनाने के लिए क्या करें बच्चों की, ये 18 बन जाए डिनोमिनेटर, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 6/18। तो हमारे पास A रेशो B रेशो C कितना कितना बना, 5:7:6, ये बन गया। देखो A रेशो B रेशो C 5:7:6, ऐसे करना है। तो जब इंफॉर्मेशन नहीं हो तो 1 मान के उस हिसाब से करना है, जानकारी हो तो ऐसे सेक्रीफाइस निकाल के डायरेक्टली माइनस कर दो। बात समझे, क्लियर हुआ? एक और लिखो, इस बार देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। A and B are partners sharing profit and losses in 3:2। कितने में शेयर करते हैं? 3:2 में। C is admitted for 1/3 share which he acquired entirely from A। बोल रहा है कि उसका हिस्सा है 1/3 जो उसने पूरा का पूरा A से लिया। अब नया रेशो निकाल के दिखाओ। सर अब कैसे करेंगे? A और B दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 3:2 था। आपको बोल रहा है एडमिट करा C को 1/3 के लिए जो उसने पूरा का पूरा A से लिया। कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन? A आ गया 3/5, B आ गया 2/5। क्वेश्चन में बच्चों बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि C आया 1/3 के लिए और इसने ये 1/3 पूरा का पूरा A से लिया। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा यहां से 1/3 कर दोगे माइनस, पूरा का पूरा 1/3 बच्चों यहां से माइनस कर दो A में से। बस एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 4/15। ये तो आ गया 4/15, इसको 15, अब देखो ये 15 में आ गया ना, तो हमको सारे 15 बनाने पड़ेंगे। ये 15 है, इसको भी 15 बनाओ, ये आ जाएगा 6/15, ये आ जाएगा 5/15। तो हमारे पास जो अब A रेशो B रेशो C आएगा वो आएगा 4:6:5। A रेशो B रेशो C इज 4:6:5। ठीक हो गया बेटा जी? इस तरीके से हम करते हैं जब जानकारी गिवन होती है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसने अपना शेयर किससे लिया है। समझे? एक इस तरीके का तुमको देता हूं, चलो ये तुम्हारा होमवर्क है। A और B दो पार्टनर्स हैं बेटा 5:4 में। C is admitted for 1/5 शेयर, 1/5 के लिए आया। ठीक है, अब इसमें मैं आपको 3 पार्ट दे रहा हूं, तीनों में आंसर अलग अलग आएगा। तीनों में आंसर आप निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। Which he acquired equally from A and B। पहला पार्ट तो तुम 1/5 का इक्वल करोगे, दोनों में से माइनस कर दोगे। Which he acquired entirely from A and which he acquired entirely from B। लो जी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपके पास टोटल 4 सवाल हो गए। एक केस 1 में से दिया और इसमें से ये 3 क्वेश्चंस हैं अपने आप में। A और B दो पार्टनर्स हैं 5:4, C आया 1/5 के लिए जो उसने एक्वायर करा A और B से पहले इक्वली, फिर पूरा A से, फिर पूरा B से।
परफेक्ट बेटा, क्या ये क्लियर हुआ? अच्छे तरीके से समझ में आता है बेटा जी? ये है हमारे पास रेशोज का खेल। अब हमारे पास अगर आ जाए क्वेश्चन में कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे? तो नालायको, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला जो पहले सीखा ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी जो ओल्ड है उसमें से न्यू रेशो कर दो माइनस न्यू, आपको निकालना आ गया और आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाए। परफेक्ट, समझ में आया? एडमिशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तो उस केस में हमेशा वो अपना हिस्सा किसी ना किसी पार्टनर से लेता है ना? सीधी सीधी सी बात है भाई, एक नया पार्टनर आएगा, अगर पहले 2 लोगों में प्रॉफिट बट रहा था तो अब 3 में, 4 में, 5 में बटेगा, राइट? तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर का शेयर कम होगा। अब क्या वो अपना शेयर मुफ्त में दे देगा? नहीं, एक्चुअल में जो नया पार्टनर आता है वो उस हिस्से को लेने के लिए पेमेंट करता है। सर पेमेंट क्यों करता है? भाई देखो, सीधी सी बात है कि 2 पार्टनर्स हैं, एक है ए, एक है बी, एक ए है, एक बी है। अब एक नया पार्टनर आ रहा है, चिंटू। ये जो चिंटू है, चिंटू बोल रहा है भाई मुझे भी अपनी फर्म का पार्टनर बना लो, ये इन दोनों की फर्म है। चिंटू बोल रहा है मुझे भी अपनी फर्म का पार्टनर बना लो। अब ए और बी ने बोला कि हम तो बराबर बराबर प्रॉफिट बांटते हैं। अगर प्रॉफिट 90,000 का होता है तो 45 इसका, 45 इसका। इसने बोला तो क्या हो गया, मैं आ जाऊंगा तो भी बराबर बराबर बांट लेंगे। अगर 90,000 का प्रॉफिट होगा तो 30 आपका, 30 आपका, 30 मेरा। उसमें क्या है? तो अब ए और बी ने बोला भाई साहब बहुत चालाक हो, वेरी चालाक ब्रो, हाँ वेरी चालाक। अब इसने बोला कि इसमें चालाकी वाली क्या बात है भाई? अब तुम सोचो बच्चों, ए और बी अगर इसको अपना पार्टनर बना रहे हैं तो इनका शेयर कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? इन्होंने इतनी मेहनत करके ये फर्म स्टैब्लिश करी, इतनी मेहनत करके नाम बनाया, कस्टमर आते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं ये तब। और चिंटू तो पहले दिन से पैसा कमाने लगेगा बिना कोई मेहनत करे। तो क्या ए और बी अपना हिस्सा इसको ऐसे ही दे दें? ऐसा नहीं होता। ये चिंटू को क्या बोलते हैं, भैया अगर आपको फर्म में आना है तो 2 चीजें लेके आओ। एक तो फर्म में लेके आओ कैपिटल। अब कैपिटल लगाने से क्या होगा? फर्म के पास पैसा आएगा, फर्म बेटर बिजनेस कर पाएगा, ज्यादा बिजनेस कर पाएगा, है ना? अब देखो कैपिटल लेकिन रहेगी तो चिंटू की ना। जब भी ये फर्म से जाएगा कैपिटल निकाल लेगा अपनी, विड्रॉ कर लेगा अपनी कैपिटल, राइट? तो ए और बी को अपना हिस्सा देने के बदले में भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो जो ए और बी अपना हिस्सा दे रहे हैं, है ना, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इस सैक्रिफाइस के बदले में ये चिंटू से बोलेंगे भाई साहब हमें भी पेमेंट दो। उस पेमेंट को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। उस पेमेंट को क्या बोलते हैं बच्चे? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी चिंटू फर्म में आएगा तो चिंटू 2 चीजें लेके आएगा, नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो बेटा कैपिटल लेके आता है वो तो सिंपली बिजनेस में पैसा लगाने की एंट्री है। किसी भी बिजनेस में पैसा लगता है तो क्या एंट्री होती है? अपने पास लिख के रखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू चिंटू का कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये तो सिंपल एंट्री है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल की एंट्री होगी, ठीक है? अब जो भी उसका नाम होगा, अगर ए होगा तो बैंक टू एज कैपिटल, बी होगा तो बैंक टू बीज कैपिटल, सी है तो बैंक टू सीज कैपिटल। कैपिटल लाने की एंट्री ये होगी बच्चों। गुडविल लाने की क्या एंट्री होगी सर? गुडविल का पैसा भी तो लेके आ रहा है वो, इस पैसे को प्रीमियम फॉर गुडविल ही तो बोलते हैं, है ना? तो इसकी क्या एंट्री होगी? पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? अब सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल की क्या एंट्री होगी? इसके बच्चों 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 3। सर कौन कौन से केस बनेंगे? सबसे पहले व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of
गुडविल इन प्राइवेटली, इन हटा देता हूं, प्राइवेटली ऐसा लिखो। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash, जब वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ले आए। और नंबर 3, when new partner is not able to bring his शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो बेटा जी 3 केसेस गुडविल के बनते हैं। पहला केस, अगर जो नया पार्टनर है वो अपना पैसा प्राइवेटली ले आए। प्राइवेटली का मतलब होता है चुपचाप, यानी उसने फर्म में वो पैसा दिखाया ही नहीं। उसने ए और बी को बोला भाई देखो तुम मुझे अपना हिस्सा दे रहे हो ना, तुम प्राइवेटली मेरे से इतना पैसा ले लो, तुम्हारे मेरे बीच का लेन देन है, फर्म से कोई मतलब नहीं है। यानी वो कैसे लेके आ जाए पैसा? प्राइवेटली। तो बच्चों अगर प्राइवेटली ले आए तो फर्म को तो इस बारे में पता ही नहीं, तो इस केस में देयर विल बी नो एंट्री। इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्राइवेटली अगर नया पार्टनर अपना गुडविल का पैसा लाए तो देयर विल बी नो एंट्री। सर अगर वो अपना पैसा कैश में ले आए फिर क्या एंट्री होगी? ये है बढ़िया बात। देखो अगर वो अपना गुडविल का शेयर किस में लाए बेटा? कैश में लाए। तो इस केस में क्या एंट्री बनती है? देखो इस केस में एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर आप तो बोल रहे थे कैश, तो हम यहाँ बैंक क्यों डेबिट कर रहे हैं? बेटा अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, 12वीं में आ गए हो। देखो जितने भी बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, वो मोस्टली सारी चीजें बैंक से करते हैं। कैश का लेन देन तो छोटे मोटे बिजनेसेस में चलता है, बड़े बिजनेसेस में कैश मोस्टली यूज नहीं होता। अब मोस्टली कैसे यूज होता है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन से होता है सारा काम। तो आप कैश लिखो बैंक लिखो, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। कैश लिखोगे तो बैलेंस शीट में कैश दिखा देना, वो भी एसेट में आएगा। बैंक लिखोगे तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस में दिखा देना, वो भी एसेट में आएगा। है फर्म के लिए एसेट ही, पैसा आ रहा है चाहे कैश में आए चाहे बैंक में आए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई जैसे नॉर्मली फर्म को कोई इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक टू इंटरेस्ट, कमीशन मिलता है बैंक टू कमीशन, वेजेस मिलती हैं बैंक टू वेजेस, कुछ भी मिलता है तो हम ऐसे एंट्री करते हैं ना, बैंक डेबिट टू जो भी आपको मिल रहा है। गुडविल का पैसा मिल रहा है तो बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब ये प्रीमियम मिलेगा किसको? बताओ जरा सोच के जल्दी से, जल्दी से सोचो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू किसको मिलेगा बच्चों ये पैसा? ये मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सर अगर पार्टनर 2 हुए तो वो किस रेशो में बांटेंगे? बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जिसने जितना जितना सैक्रिफाइस करा, जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में बराबर बराबर सैक्रिफाइस किया था ना ए और बी ने, तो ए और बी को बराबर बराबर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस चीज का ध्यान रहे, सही है। तो 2 केस हुए। पहला केस कौन सा हुआ सोचो? अगर नया पार्टनर अपना गुडविल का पैसा प्राइवेटली लेके आए, प्राइवेटली लाए तो देयर विल बी नो एंट्री। कैश में लाए तो बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर अगर वो ला ही ना पाए, फिर अगर वो बोले कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है मैं बाद में दे दूंगा, अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, अभी नहीं दे सकता, फिर हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फिर हम उसको बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको दिक्कत चल रही है, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, हम अच्छे लोग हैं, ए और बी आर वेरी गुड पीपल, समझते हैं वो सी की मजबूरी को। लेकिन उन्होंने बोला भाई साहब आप हमारी अच्छाई का फायदा मत उठाओ, हम आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, हम एक काम करेंगे, आप पूरे साल हमारे साथ काम करो, कैपिटल लगाओ, लेकिन जब साल के लास्ट में प्रॉफिट होगा तो हम आपके प्रॉफिट में से पहले गुडविल का पैसा काट लेंगे। भाई सीधी सी बात है ना, हमको उससे पैसा लेना है, या तो आप ले आओ, अगर आप नहीं ला रहे तो जब आप प्रॉफिट हम बांटने की बात करेंगे तो पहले आपसे वो पैसा चार्ज कर लेंगे, समझे ना। तो फिर हम कैसे लिखते हैं? फिर हम लिखते हैं सी का, नए पार्टनर का बेसिकली, ठीक है। मेरे केस में नया पार्टनर सी है तो चलो न्यू ही लिख देता हूं, न्यू पार्टनर्स
करंट अकाउंट डेबिट। सर ये करंट अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं? करंट अकाउंट यहां पे दिखा रहा है बच्चों कि हम प्रॉफिट से पैसा काटेंगे। डेबिट करने का मतलब तो यही है ना, देखो कैपिटल या करंट डेबिट होने का मतलब होता है कम होना, क्रेडिट होने का मतलब होता है बढ़ना। याद है ना क्लियर वाला रूल, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू, इस पे पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है ना। तुम 11वीं में मेरे से पढ़े हो तो ये बेसिक्स तुमने समझे होंगे मेरे से। कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू, ये दोनों जो है ना बेटा, ये डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं। ये तीनों जो हैं, ये तीनों, ये डेबिट में कम होते हैं, क्रेडिट में ज्यादा होते हैं। तो फिलहाल कैपिटल की बात हो रही है या करंट अकाउंट की बात हो रही है, तो डेबिट में कम होता है, क्रेडिट में बढ़ता है, ये है ना। तो फिलहाल हमें पैसा काटना है तो डेबिट करेंगे। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो न्यू पार्टनर को डेबिट करा यानी उससे पैसा ले लिया, जिनको मिलना है उनको क्रेडिट करा, उनको पैसा मिल गया, ठीक है ना बच्चों। तो 3 केस बनते हैं, जल्दी से नोट करो। अगर प्राइवेटली ले आया देयर विल बी नो एंट्री, अगर कैश में लाया तो ये एंट्री होगी, नहीं ला पाया तो ये एंट्री होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे नोट लिखो। नोट नंबर 1, if partners decide to withdraw their amount of goodwill, अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा कि जो उनको अमाउंट ऑफ गुडविल मिला है वो निकाल के घर ले जाएंगे, अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा बच्चों कि जो गुडविल का पैसा मिला है वो निकाल के घर ले जाएंगे, फिर क्या होगा? सोचो भाई, पैसा मिला तो क्रेडिट हुए पार्टनर के कैपिटल, निकाल के घर ले जाएंगे तो डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई जब बैंक में पैसा आया था तो बैंक डेबिट हुआ था, विड्रॉ होके चला जाएगा तो बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है। ये कौन से पार्टनर्स हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, जिनको पैसा मिला था, ठीक है, वो निकाल के घर ले गए। नोट नंबर 2, इफ देयर इज एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। बच्चों अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हो, सर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का मतलब जो बैलेंस शीट में पहले से है, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था ना। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब बैलेंस शीट में पहले से है, जो बैलेंस शीट में पहले से शो कर रही है, उसको आपको राइट ऑफ कर देना है। उसको क्या करना है? इट इज टू बी रिटन ऑफ। उसको बच्चों राइट ऑफ कर देना है। सर राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होगी? व्हाट वुड बी द एंट्री टू राइट ऑफ गुडविल? गुडविल राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होनी चाहिए? सोचो बच्चों, गुडविल राइट ऑफ करेंगे, एसेट कम हो रहा है। एसेट कम किधर होता है? क्रेडिट में। देखो गुडविल राइट ऑफ करना है तो एसेट कम हो रहा है, कम किधर होगा? क्रेडिट में। अब पार्टनर का नुकसान हो रहा है, उनका कैपिटल भी कम होगा। भाई एसेट कम हो रहा है तो एक तरीके का लॉस है। रिवैल्यूएशन में पढ़ के आए थे ना पीछे भी, एसेट कम होता है तो लॉस है, लॉस है तो कैपिटल कम होगा। कैपिटल किधर कम होता है? डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो राइट ऑफ होता है, ये राइट ऑफ होता है नए पार्टनर के एडमिशन से पहले पहले। तो ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ होता है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में होता है। किस में होता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। सही है क्या बेटा? तो क्या है चीजें? अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। क्या इतना समझ में आया अच्छे तरीके से? बढ़िया क्लियर हो गया बेटा इतना?
है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल करा देता हूं, तुम्हें मस्त क्लैरिटी आ जाएगी गुडविल के टॉपिक पे, ठीक है। आओ चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। आओ जी क्वेश्चन लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखेंगे जल्दी से। एग्जाम्पल, ए एंड बी आर, ऐसे लिख लो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। ए और बी बच्चों पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2, ठीक है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर and new ratio is 3:2:1। न्यू रेशो बच्चों 3:2:1 हो गया। पहले रेशो कितना था 3:2, सी के आने के बाद न्यू रेशो 3:2:1 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन goodwill appears in the books was ₹50,000। एक गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही थी, कितने की थी वो, 50,000 रुपए की। एंड गुडविल ऑफ द फर्म is valued at ₹6 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बच्चों, 6 लाख रुपए का है। पास जर्नल एंट्रीज इफ सी ब्रिंग्स ₹1 लाख एज कैपिटल and his required share of goodwill as case number 1 privately, case number 2 in cash, case number 3 if C is unable to bring his share in cash। लो बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है। एक ही सवाल से आपको एकदम क्लैरिटी आएगी, बढ़िया मस्त, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला कि ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। इतना क्लियर हुआ। ओल्ड रेशो, वो लेके आ गए नया पार्टनर सी, एक नया पार्टनर आ गया चिंटू, ठीक है। और न्यू रेशो बन गया 3:2:1। तो हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, हमारे पास न्यू रेशो भी है। जब भी ओल्ड और न्यू दोनों हो तो हमेशा पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लिया करो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ए बी सी, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5 माइनस 3/6, 2/6, 1/6, ये 0 है तो ये तो माइनस का 1/6 गेन ही करेगा। भाई नया पार्टनर को पहले कुछ भी नहीं मिलता था, अभी हिस्सा मिल रहा है तो वो तो गेन ही करेगा, है ना। इसकी बात करूं तो एलसीएम ले लो 30, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो 30, 18 माइनस 15, 12 माइनस 10, 3/30, 2/30। अब देखो ये भी सेक्रीफाइस, ये भी सेक्रीफाइस, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका 18 से 15 हो गया, इसका 12 से 10 हो गया, तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। दोनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो 3/30 है 2/30। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है बेटा वो 3:2 आया, ओल्ड के बराबर ही आ गया। जैसे ओल्ड था वही सेक्रीफाइसिंग भी आ गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ गया तुम्हारा 3:2, ठीक है। अब देखो बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, ध्यान से देखना, गुडविल
appears in the books was ₹50,000। ये गुडविल पहले से अपीयर कर रहा था बुक्स में बच्चों, ये गुडविल पहले से बुक्स में था, है ना। और आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज 6 लाख। अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझ लो, गुडविल अपीयरिंग और गुडविल ऑफ द फर्म, ये दो अलग अलग गुडविल होती हैं। प्लीज नोट दिस, फोकस करो। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, वो गुडविल हमने खरीदी हुई है, बाय करी हुई है, उसका पैसा दिया हुआ है, इसीलिए वो बुक्स में आ रही है। गुडविल ऑफ द फर्म मेरी खुद की गुडविल, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली सी पैसा लेके आएगा। तो ध्यान रखो, जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है, हटाना है नए पार्टनर के आने से पहले। ध्यान रखना, गुडविल अपीयरिंग, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, ऐसा कुछ भी लिखा है हटाओ। क्या एंट्री होगी इसकी? नए पार्टनर के आने से पहले पहले हटाना है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कितना था ये? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। सर कौन सी रेशो में? बेटा रेशो एक ही था, पार्टनर आया तभी तो न्यू रेशो बना। अब उसके आने से पहले तो एक ही रेशो चल रहा था ना, क्या चल रहा था? 3:2। तो 30,000 और 20,000। पहली चीज तो ये 30,000, 20,000, 50,000 हमने गुडविल कर दी राइट ऑफ, ठीक है। तो जो ऑलरेडी अपीयरिंग है उसको राइट ऑफ करना है अपने पास, 10 बार याद रख लो माइंड में, ऑलरेडी अपीयरिंग को राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख है बच्चों। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 6 लाख। मुझे बताओ, मेरी गुडविल ऑफ द फर्म ये 6 लाख है, नया पार्टनर है सी, सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/6, 3:2:1, तो 1/6 हुआ ना। तो अगर पूरे फर्म की गुडविल 6 लाख रुपए है तो सी कितना प्रीमियम लेके आएगा? सी प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई ये तो पूरी फर्म की है ना 6 लाख रुपए। सी बोलेगा जितना मुझे हिस्सा मिला उतना मैं ले आऊंगा, मुझे प्रॉफिट में आपने 1/6 दिया, तो गुडविल के लिए भी तो मैं 1/6 का ही पैसा दूंगा ना। मुझे आप लोगों ने 1/6 के लिए ही तो शेयर दिया, उतना मैं पैसा दे दूंगा। तो 6 लाख का 1/6 कितना? 6 लाख का 1/6 कितना? 1 लाख रुपीज बेटा ये लेके आएगा सी, ठीक है। कितना पैसा लेके आएगा? 1 लाख रुपए लेके आएगा। अब देखो आपको बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज इफ सी ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल। 1 लाख रुपए तो कैपिटल लाया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल। तो 1 लाख रुपए तो बच्चों वो कैपिटल के लाया, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री हमने अभी तक किस चीज की करी? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की। ये तो सबसे पहले राइट ऑफ कर देनी है, ठीक है, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले पहले हो जाता है काम। फिर क्या काम हुआ? वो अपना कैपिटल लेके आ गया। अब तीसरा केस ये है कि वो गुडविल लेके आ रहा है। अब गुडविल कैसे ला रहा है? पहले वाले केस में बोला प्राइवेटली, तो जो तीसरी एंट्री है, अगर थर्ड का केस 1 है प्राइवेटली, तो देयर विल बी नो एंट्री। अगर वो प्राइवेटली ले आया तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। दूसरा केस नंबर 2, अगर वो लेके आया कैश में, तो बच्चों अगर कैश में लाया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलता है बच्चों? सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे थे, ए और बी, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, ठीक है। कितना गुडविल लाएगा वो? 1 लाख रुपीज हमने निकाल के रखा हुआ है पहले से। 6 लाख गुडविल ऑफ द फर्म है, उसका शेयर 1/6 है 3:2 में। तो 3:2 में कितना कितना बढ़ जाएगा? ये 60,000 और 40,000। ये आ गया केस नंबर 2। तो अगर बच्चों वो प्राइवेटली लाया तो देयर विल बी नो एंट्री, कैश में लाया तो ये एंट्री होती है। अगर वो नहीं ला पाए, केस नंबर 3, इफ सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, नहीं ला पाए, तो फिर हम क्या एंट्री करते हैं? अभी सिखाया ना, सी का करंट अकाउंट डेबिट करो।
टू जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, 1,00,000 रुपए, इन दोनों में 60 और 40 ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। बच्चों ध्यान रखना, चांस की बात है इस क्वेश्चन में कि ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग एक ही हो गया, आपको अलग अलग भी हो सकता है। तो जो गुडविल राइट ऑफ करनी है ना, ये राइट ऑफ जो हमने करी, ये ओल्ड रेशो में हुई है। ध्यान रखना, जो राइट ऑफ हो रहा है वो ओल्ड रेशो में हो रहा है, लेकिन जो गुडविल वो लेके आ रहा है वो बच्चों हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में हो रही है। वो कौन सी रेशो में हो रही है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो गुडविल के कॉन्सेप्ट में यही एंट्री हो सकती है। एक एंट्री और हो सकती है, अगर क्वेश्चन बोल दे कि वो अपना गुडविल विड्रॉ कर लेगा। अगर वो विड्रॉ कर लेगा तो फिर क्या एंट्री बनेगी? ये देखो, कैपिटल क्रेडिट हुए थे ना, अब डेबिट होंगे, ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि वो विड्रॉ कर लेगा तो एंट्री हो जाएगी ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। समझे? ये है पूरा बच्चों गुडविल का कॉन्सेप्ट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अब सर ये रिजर्व्स जो हैं ये क्या होते हैं? व्हाट आर द रिजर्व्स? तो देखो, मैंने आप लोगों को ये चेंज इन पीएसआर में भी सिखाया है, ये हम लोग अब भी सीखने वाले हैं। रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? रिजर्व्स होते हैं जो पैसा फर्म ने सेव करा है फ्यूचर में आने वाली किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए, है ना। जैसे सपोज फर्म ने सेव करा कि अगर वर्कमैन को कोई पैसा देना पड़ा तो उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना दिया। इन्वेस्टमेंट जो मेरी कम ज्यादा हो रही है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, तो उसके लिए क्या बना दिया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसी तरीके से जिसको हम जनरली कहीं भी यूज कर लेंगे वो हो गया जनरल रिजर्व, है ना बेटा। तो बहुत सारे तरीके के रिजर्व्स हो सकते हैं जो फर्म बनाती है। पार्टनर्स अपना अपना अपने रेशो में कंट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं तो इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे और रिजर्व्स बना देंगे, है ना। अब ये जो रिजर्व्स हैं ये फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए होते हैं बेसिकली। इसी तरीके से बच्चों कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दिया हुआ हो, वो बेसिकली एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो सकता है। तो हमारे पास जब भी बैलेंस शीट होगी, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल होगा, भाई ए का कैपिटल जितना भी होगा, बी का कैपिटल जितना भी होगा। अब यहाँ पे रिजर्व्स हो सकते हैं, इनमें से कोई भी रिजर्व या शायद सारे रिजर्व्स भी हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस इधर भी हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एसेट में है, ये एसेट साइड है, एसेट्स में है, तो समझ जाना ये लॉस है, इसको हम डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं। और अगर लायबिलिटी में है ये, तो समझ जाना ये प्रॉफिट है, इसको हम क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है सर, एसेट साइड में लॉस कैसे हो सकता है? नालायको, फर्म को लॉस हुआ तो फर्म बोलेगी ना पार्टनर से पैसा लेना है, लॉस हुआ लेके आओ ये पैसा, इंट्रोड्यूस करो, लॉस हो गया, इसीलिए एसेट में लिखा होता है। और अगर प्रॉफिट होता है तो वो पैसा पार्टनर्स का देना है, भाई फर्म ने प्रॉफिट कमाया, किसको बांटना है? वो पार्टनर्स को बांटना है। फर्म की लायबिलिटी हुई या नहीं हुई? तो लायबिलिटी में होता है तो वो प्रॉफिट होता है, इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। लॉस होता है तो वो एसेट में आता है, उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, अब तुम सोचो कि ये जो बैलेंस शीट है इसमें और एसेट्स भी होंगे, फर्दर एसेट्स भी होंगे, लेकिन फिलहाल हमें एसेट से मतलब नहीं है, टॉपिक हमारा रिजर्व्स का है ना। तो अगर ये बैलेंस शीट ए और बी की है और इनके पास कुछ रिजर्व्स हैं, इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, है ना भाई। अभी तो फिलहाल एक ही रेशो है क्योंकि कोई नया पार्टनर तो आया नहीं, तो एक ही रेशो है। अब एक नया पार्टनर आ रहा है, चिंटू, हमारा चिंटू बाबा। ये चिंटू बाबा जो है इसने बोला मुझे भी पार्टनर बना लो ना, मुझे भी पार्टनर बना लो ना, मैं भी आज से पार्टनर बनूंगा। तो ए और बी को तो दिख रहा है कि भैया अगर इसको पार्टनर बना लिया तो ये रिजर्व्स में इसका भी हिस्सा हो जाएगा, ये प्रॉफिट में जो पिछला हमारा प्रॉफिट है या पिछला हमारा लॉस है इसमें इसका भी हिस्सा हो जाएगा, जबकि है तो ये हमारा, मेहनत हमारी, इसको मुफ्त में क्यों हिस्सा देते भाई?
जो प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं उसके लिए तो गुडविल का पैसा ले लिया, लेकिन रिजर्व्स में तो इसको कैसे हिस्सा दे दें? तो क्या बोला जाता है बच्चों कि नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे रिजर्व्स को क्या कर दिया जाए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो हम बेसिकली एडमिशन में क्या करने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses among old partners in old ratio। ये मेन ट्रीटमेंट है बच्चों। इसका मतलब नए पार्टनर को पुराने रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है, नए पार्टनर को पुराने प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई वो तो आज पार्टनर बना ना। आज के बाद जो रिजर्व बनेंगे उसमें तू भी अपना हिस्सा डाल, जब वो रिजर्व घर लेके जाएंगे तू भी अपना हिस्सा लियो। पुराने वाले रिजर्व जिसमें तूने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करा चिंटू, उस रिजर्व में तू पैसे कैसे मांग सकता है? समझे या नहीं समझे? तो हम बेसिकली रिजर्व्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सर यही तो हम पीएसआर में करते थे। हाँ, वहां भी यही करते थे, बांटते ही तो थे रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, यहां भी यही करना है। ठीक है सर, एंट्री क्या होगी? हाउ सर, एंट्री लिखवा दे फटाफट से। एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में होगी। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में होगी। और ये एंट्री किस चीज की है? ये एंट्री है रिजर्व्स की और प्रॉफिट्स की। ठीक है, ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया होता है लायबिलिटी साइड में। सर अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ, फिर P&L का लॉस हुआ, फिर बच्चों अगर लॉस होगा तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा, है ना? लॉस हुआ तो कैपिटल डेबिट होगा, तो हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस सिर्फ मैं आपकी मेमोरी के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L ही होगा। ये कौन से पार्टनर्स हैं? ओल्ड पार्टनर्स, नए से कोई मतलब नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बच्चों ये एक फिक्टिशियस एसेट्स कई बार बैलेंस शीट में दिए होते हैं, तो नए पार्टनर के आते टाइम हम इसको भी क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं बुक्स में से। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये एंट्री कब होगी? ये होगी बेटा जी लॉसेस की, accumulated losses to be very precise, accumulated losses and deferred revenue expenditure। deferred revenue expenditure के नाम से भी हो सकता है, ये advertisement suspense के नाम से भी हो सकता है, तो किसी भी नाम से हो आपको उसको क्रेडिट ही करना है। ठीक है, और पार्टनर डेबिट होंगे इस केस में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक छोटा सा नोट लिखो। सर नोट क्या है? स्पेशल रिजर्व्स। सर स्पेशल रिजर्व्स कौन से होते हैं? WCR, IFR, इनके बच्चों केसेस होते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्लेम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऊपर नीचे हुआ, विल बी ट्रीटेड in the same way as done in change in profit sharing ratio। जो हमारे WCR और IFR के एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हम बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसी चेंज इन PSR में करी थी। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से उन्हीं चीज को रिपीट करके ना अपना ना आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दोनों टाइम बचाएंगे, है ना? क्योंकि आपका टाइम भी प्रीशियस है, मेरा टाइम भी प्रीशियस है। तो WCR IFR के जो केसेस थे, है ना, कि भैया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इतना, क्लेम इतना, वो अलग अलग केसेस थे,
वो सारे केसेस बिल्कुल सेम वैसे ही चलेंगे जैसा चेंज इन पीएसआर में पड़ा हुआ है। परफेक्ट बच्चों जी, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। और चेंज इन पीएसआर में मैंने तुम्हें बोला था ना लाइको कि एडमिशन में सेम होगा, मैं वहां पे नोट लिखवाऊंगा कि सेम चलेगा, तो अच्छे से समझ लो वही है। अगर भूल गए हो तो चेंज इन पीएसआर का वीडियो खोल के एक बार दोबारा रिवाइज कर लो इसको, WCR IFR को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन डन डनाडन डन डन सर। अब हमने एडमिशन में क्या क्या पढ़ लिया, रेशो निकालना आ गया, गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट आ गया। अब आखिरी एक टॉपिक छोटा सा बचा, वो क्या है, जब नया पार्टनर आएगा बच्चों, गुडविल का पैसा दे दिया, फर्म में पार्टनर बन गया, प्रॉफिट्स में उसका हिस्सा हो गया, फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटीज पे भी तो उसका हिस्सा हो गया। भाई एसेट्स पे भी बोलेगा वो मेरा राइट है, लाइबिलिटीज पे भी उसका ऑब्लिगेशन बन जाए क्योंकि वो भी तो मालिक है। लेकिन तुम सोचो कि सपोज फर्म यहां पे शुरू हुई थी, ए और बी ने शुरू करी थी, फर्म यहां से यहां तक चल चुकी है, लेट सपोज 5 साल चल चुकी है। अब यहां पे सी का एडमिशन हो रहा है, तो यहां के बाद जो भी फर्म में होगा, तरक्की होगी या फर्म नीचे आएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जो भी है, ये तीनों झेलेंगे, ए बी और सी भी, है या ना भाई। सी के आने के बाद तो जो भी होगा वो ABC तीनों में होगा। लेकिन इन 5 सालों में हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज, इनमें जो भी चेंज हुआ होगा, क्या उस चेंज से होने वाला प्रॉफिट या लॉस ए और बी को आपस में नहीं बांटना चाहिए? भाई आज के बाद तो फिर सी में भी बटेगा ना, तो क्यों ना यहां तक का एक बार चेक कर लें कि इन 5 सालों में एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो चेंज हुआ, उससे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो ए और बी को दे दो, लॉस हो रहा है तो वो ए और बी में बांट दो, ताकि सी को बिल्कुल फ्रेश बिगिनिंग से मिले सब कुछ, हाँ या ना। तो यहां पे सी के आते टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम यहां पे इस पॉइंट पे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। हम उनको आज की वैल्यू पे लाते हैं बच्चों, और रीवैल्यू करके देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो ए और बी आपस में बांट लेते हैं, है ना। इतना स्क्रीनशॉट लो। सर रीवैल्यू करने के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, तो मेरे प्यारे नालायकों, रीवैल्यू करने के लिए जो अकाउंट बनता है उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का काम ही क्या है, इसका काम है यहां से लेके यहां तक एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो चेंज आया उस चेंज को लिखना। ये एक कैसे नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है बच्चों। तो डेबिट में क्या रिकॉर्ड होगा, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब नुकसान कब होगा, या तो एसेट का वैल्यू कम हो जाए, डिक्रीज इन एसेट, या तो एसेट का वैल्यू कम हो जाए, या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाए। भाई जब बिजनेस शुरू हुआ था तो 20 लाख का लोन था, यहां तक आते आते 40 लाख का लोन हो गया, तो 20 लाख का फालतू हो गया ना, लाइबिलिटी बढ़ गया, यहां लिखना चाहिए हमको। लो सर, तो अगर एसेट कम हो या लाइबिलिटी बढ़े तो इसके डेबिट साइड में लिखते हैं। सर ये तो सेम चेंज इन पीएसआर में बनाया था, हाँ बिल्कुल सेम है, ठीक है। फायदा कब होगा, फायदा होगा या तो एसेट बढ़ जाए, इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ा तो फायदा, या फिर डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी घटी तो फायदा, है या ना, है ना। एसेट बढ़ गया तो फायदा, लाइबिलिटी घटी तो फायदा। उसके बाद सिंपली अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करोगे ना तो एक तरीके से एसेट ही बढ़ रहा है, तो इधर ही रिकॉर्ड करना अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे तो एक तरीके से लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी इधर बढ़ रही है, तो उसको इधर रिकॉर्ड करना। फिर सिंपली इनका डिफरेंस देखेंगे हम। अगर बैलेंस इधर आया तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और अगर बैलेंस इधर आया तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, है ना। बैलेंस तो बच्चों किधर भी आ सकता है, बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है, बैलेंस क्रेडिट में भी आ सकता है। ये टोटल हो गया। अब मुझे बताओ, अब जल्दी से मुझे बताओ, इधर आया
तो प्रॉफिट ऑन रीवैल, इधर आया तो लॉस ऑन रीवैल। इन बैलेंस को, ये प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग, जल्दी से बताओ, सी का तो कोई लेना देना नहीं है ना, सी का तो कोई लेना देना नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो मेरे प्यारे नालायकों, एडमिशन के टाइम पे भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। डन। तो हमने रेशो का कॉन्सेप्ट देख लिया, हमने गुडविल का कॉन्सेप्ट देख लिया, हमने रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट देख लिया, हमने रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम रेडी हैं सर क्वेश्चंस करने के लिए। अब हम सबके अगली क्लास में सबके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर डुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।